हटाऊं क्योंकि अब आगे छठे और सातवें चरण की बारी है। ये दो चरण पूर्वांचल को लेकर बहुत अहम बताए जा रहे हैं और आपकी जो यात्रा है पूर्वांचल की तरफ ही आगे बढ़ने वाली है। तो अगले दो चरणों में ये समीकरण किस तरह से दिख रहा है, किसके पक्ष में दिख रहा है? देखिए, दो चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। पहला ये कि जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने सोशल इंजीनियरिंग के तहत जहां जहां सीटें दी वहां वहां उसका ज़मीन पर फ़ायदा दिख रहा है। जिस जाति या जिस कास्ट को ध्यान में रखकर यहां पे टिकट बंटवारा किया गया, उस जाति और उस कास्ट का वोट समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन की तरफ टर्नअप कर रहा है। ये न केवल कौशाम्बी में बल्कि अमेठी और रायबरेली में, जिसे बिल्कुल बड़ा हाई प्रोफाइल सीट कहा जा रहा था, लेकिन यहाँ भी कहा जा रहा है जो दूसरा अगड़ा और पिछड़े की राजनीति यहाँ भी जमीन पर देखने को मिल रही है। जितना ज़्यादा अपर कास्ट सड़कों पर चौक चौराहों हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। पर पोलराइज होकर लगातार एक पक्ष में माहौल बना रहा है, उसके मुकाबले उतनी ही उनके आसपास की जो बुनावट वाली जातियां हैं, जो दलित जातियां हैं, वो इनके खिलाफ गोलबंद हो रही है। अगर वहां कैंडिडेट इंडिया गठबंधन के रहा तो वो पोलराइजेशन 100% हो रहा है। दूसरी बात कि उत्तर प्रदेश में जो बीएसपी का कोर वोटर है वो किस तरफ जा रहा है, तो न केवल कौशाम्बी, फूलपुर, इलाहाबाद, आप बाराबंकी, जो हालांकि मध्य यूपी जो लखनऊ के आसपास का इलाका है वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, बावजूद इसके जो बीएसपी का जो फैक्टर है उसमें जहां पे कैंडिडेट जो गैर यादव ओबीसी का है इंडिया गठबंधन की तरफ से, वहां वोट इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। बीएसपी का जो कोर वोट, अगर इंडिया और एनडीए के बीच में कोई कैंडिडेट नहीं है तो बीएसपी का कोर वोटर बीएसपी के साथ है, मायावती के साथ है। पिछली बार 2019 में सपा और बीएसपी के गठबंधन के बावजूद इन सीटों पर बसपा के पास तो सपा का कोर वोटर गया था, लेकिन सपा के पास बसपा का कोर वोटर नहीं गया था, जो जानकारी पिछले बार के चुनाव का लोग बता रहे हैं। तीसरी जो सबसे अहम बात है उत्तर प्रदेश, जहाँ पर मैं था, कि राजा भैया या फिर जो छोटे दल जो फैक्टर कैसे होते हैं, राजा भैया का जो न्यूट्रल, जो स्वविवेक का निर्णय था, वो कल वोटिंग तक आते आते सपा के पक्ष में दिख रहा था। खास करके उसमें जब अनुप्रिया पटेल वहां गई और उन्होंने कहा कि ईवीएम के पेट से अब राजा पैदा होता है, राजा भैया ने उसका काउंटर क्या कहा कि 5 साल के लिए सेवक पैदा होता है। तो ये जो चीज़ें थी, एक तो वहाँ पोलराइजेशन था, गैर यादव जो ओबीसी चेहरा था वहाँ पुष्पेंद्र सरोज थे, उनके पक्ष में जो एक बड़ी तकरीबन 3 से 3.5 लाख वहाँ पासी समुदाय जिसे बोलते हैं राजनीतिक तौर पर, वो उनके वोटर थे। दूसरा जो राजा भैया के जो समर्थक थे कुंडा और बाबागंज में, जो कौशाम्बी में 5 सीटें, सिराथू जहाँ से केशव मौर्य चुनाव हार गए थे, उस सिराथू में भी काफ़ी मुश्किल था। विनोद सोनकर के खिलाफ तीसरी बार वो चुनावी मैदान में है, तो एंटी इनकम्बेसी उनके खिलाफ ज़्यादा था और इसी एंटी इनकम्बेसी शब्द का इस्तेमाल राजा भैया ने किया जब न्यूज़ 24 ने उनसे कल बात की थी पोलिंग बूथ पर। तो जो 3 चीज़ें हैं, बीएसपी का कोर वोटर जहां गैर यादव ओबीसी हैं वहां इंडिया में शिफ्ट हो रहा है। दूसरा जो बीजेपी के लिए सबसे खराब बात है, और या सबसे आप कह सकते हैं कि अच्छी सूचना नहीं है, कि उनके जो कोर वोटर हैं, जो शहरी क्षेत्र है, वहां से वोटिंग का परसेंटेज मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों से काफ़ी कम दिख रहा है। और जैसे जैसे हम अब पूर्वांचल की ओर बढ़ते जाएंगे, ये लग रहा है कि मंडल 2 जैसा कहीं कोई गोलबंदी नहीं दिख रही है, सिर्फ और सिर्फ लोकल इक्वेशन पर चुनाव हो रहा है। अगर गैर यादव ओबीसी चेहरा कहीं है या फिर सवर्ण है, देखिए कि इलाहाबाद में ब्राह्मण कैंडिडेट हैं, यहाँ जिस तरीके की गोलबंदी है आप सोच नहीं सकते हैं। बगल में फूलपुर, ये वो सीटें हैं जहाँ पे जीत का अंतर 2019 में बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा अंतर था, लेकिन इस बार इतना ज़्यादा नज़दीक मुकाबला है कि कहना मुश्किल। अगर 15 या 20 हज़ार का अंतर एक लोकसभा में है, अगर 12 लाख पोलिंग हो रही है, तो बड़ा मुश्किल है कहना कि किस तरफ कौन जीतेगा। लेकिन काफ़ी नज़दीक लड़ाई है, कोई राष्ट्रीय इशू जैसी, कोई लहर जैसी बात नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि प्रधानमंत्री के बीते 10 साल के किए गए कार्यों के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेसी जैसी सब चीज़ें नहीं है। इसीलिए जो मिसलेनियस है, जिसको साइलेंट वोटर कह रहे हैं,
अंदाजा लगाया जा रहा है, ये संभावना है कि वो वोटर अब भी बीजेपी के साथ इंटैक्ट हैं और यही बीजेपी की मौजूदा लोकसभा के चुनाव में ताकत है, जो शायद उस लहर को रोक पाने में कामयाब हो रही है जिसकी कल्पना लोग कर रहे थे या जिसको लेकर के लगातार ये नारा दिया जा रहा था। तो ये दो तीन चीजें मोटी मोटी बातें। एक चीज और मैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में कह दूं, 5 सीटें थी वहाँ पे। मधुबनी एक ऐसी सीट है जहाँ हिंदू और मुस्लिम जो सेकुलरिज्म की सियासत है वहाँ परवान चढ़ती है, लेकिन कल के वोटिंग के ट्रेंड में हिंदू और मुसलमान की राजनीति वहाँ नहीं हुई। लिहाजा मधुबनी में जो कांग्रेस का कोर वोटर था, जो ब्राह्मण बहुल इलाके हैं, वहाँ पे जो वोटिंग का ट्रेंड है उसमें इंडिया गठबंधन के साथ कुछ वोटरों की संख्या उनके साथ इंटैक्ट रही है। हिंदू मुसलमान नहीं होने से, ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं होने से वहाँ भी काफ़ी चुनौती है। मुजफ्फरपुर में जो बीजेपी के 3 बार के कैप्टन जनार्दन निषाद थे, उनके बेटे इस बार कांग्रेस के चुनावी मैदान में हैं, तो वहाँ भी गैर यादव ओबीसी जो वोट है उनका जो ध्रुवीकरण है, उनका जो वोटर है वो इंटैक्ट है अपने जाति के साथ, अपने कैंडिडेट के साथ। तो ये ट्रेंड काफ़ी मुश्किल खड़ा कर रहा है एनडीए के लिए। और इन इलाकों में जो कहा जा रहा था चुनाव के पहले कि प्रचंड बहुमत होगा, खास करके बाराबंकी, जहां देखिए अयोध्या बगल में फैजाबाद जो सीट है वहां पे भी अगर लोकल समीकरण और गैर यादव ओबीसी के वोट के जरिए ध्रुवीकरण हो रही है तो आप अंदाजा लगाएं कि किसी भी लहर को लेकर कोई चुनाव नहीं दिख रहा है मौजूदा लोकसभा का चुनाव।